हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। एंड इन टुडेज लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं जो शिफ्ट 2 का पेपर था हमारा, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस थे एंड देन उसका सोल्यूशन। और प्रॉपर केडी त्रिपाठी जो बुक है आपकी, उसके एडिशन 7th एडिशन मैंने रेफरेंस में लिया है। एंड देन उसके सारे मैं साइट करने वाली हूँ पेज नंबर्स के साथ, तो आप जाके चेक कर सकते हो। इसलिए ऐसा कोई वेट करने की ज़रूरत भी नहीं है कि कब एनटीए रिजल्ट अनाउंस करेगा तो हम क्रॉस चेक करें सही है कि नहीं। तो आपको एग्जैक्टली सेम सेम चीज़ें अपनी बुक में मिल जाएंगी। तो व्हाट कुड बी अ बेटर प्रूफ दैन योर ओन स्टैंडर्ड, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा फोकोमीलिया इज कॉज्ड बाय। तो फोकोमीलिया इज कॉज्ड बाय, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, ठीक है, थैलिडोमाइड। ये हमारा फर्स्ट है करेक्ट आंसर। और जैसे पिछले वाले लेक्चर में किया था, पहले मैं आंसर बताऊंगी, उसके बाद आपको रेफरेंस एंड एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। टेराटोजेनिसिटी जो आपका स्टार्टिंग में ही चैप्टर आ जाता है, जो हम जब हम पढ़ रहे होते हैं एडीआर के बारे में, तो केडी त्रिपाठी 7th एडिशन में एडीआर जब पढ़ रहे हैं आप, टेराटोजेनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं और टेराटोजेनिसिटी क्या होती है, फीटल अबनॉर्मेलिटीज। टेराटोजेनिसिटी किसको कहते हैं, जब कोई भी ड्रग अगर मदर को दिया जा रहा है और वो फीटस को भी इफेक्ट करता है ना, दैट इज कॉल्ड एज टेराटोजेनिसिटी। तो थैलिडोमाइड डिजास्टर के बारे में प्रॉपर तरह से यहाँ दिया गया है कि फोकोमीलिया क्या कॉज करता है, सील लाइक सिम्टम्स, है ना, सील लाइक लिम्स हो जाते हैं जिसमें फीटस के, और ये एक एडवर्स रिएक्शन, ये एक टेराटोजेनिक इफेक्ट है। तो ये इसका रेफरेंस है, तो हेंस प्रूव्ड, इसका आंसर सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ईडीटीए इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ईडीटीए कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये क्वेश्चन जो है दिस इज फ्रॉम केमिस्ट्री और समथिंग, नहीं, आपका ये केडीटी में भी इसका डायग्राम दिया गया है, हेक्साडेंटेट। तो हेक्साडेंटेट इसका स्ट्रक्चर है, मैं आपको रेफरेंस दिखा देती हूँ बुक का। तो केडी त्रिपाठी 7th एडिशन में मिसलेनियस ड्रग्स पेज नंबर 906। तो ये रहा आपका हेक्साडेंटेट। और हेक्साडेंटेट क्यों कहते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड, क्योंकि इसमें आपका जो ये किसके जुड़ा हुआ है, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। ओके, सो इट इज सेंट्रली अटैच टू 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स, है ना। ये किससे जुड़े हुए हैं, सेंट्रल मेटल आयन से। सो दस प्रूविंग दिस वन। और ये कैसा होता है, ये पोटेंशियल चीलेटर होता है, चीलेट है ये। ओके, चीलेट आयन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस भी सारे डॉक्यूमेंटेड हैं एंड विद प्रॉपर प्रूफ्स, तो कहीं भी ऐसा डाउट नहीं रखिएगा कि हाँ सही आंसर है कि नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कॉज्ड बाय मैल अब्जॉर्प्शन। तो पहला तो है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कॉज्ड बाय मैल अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 का नाम आते ही सबसे पहले बात क्या ध्यान आ जाती है, परनीशियस अनीमिया। ये बहुत ही सिंपल सा, और ये शायद हम HAP फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं परनीशियस अनीमिया के बारे में। तो परनीशियस अनीमिया कब होता है, जब मैल एब्जॉर्प्शन हो जाता है विटामिन B12 का। तो लेट्स सी ये कहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, आगे भी देख लो, एंड द डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से आपका विटामिन B12 अब्जॉर्ब नहीं होगा और क्या हो जाएगा, परनीशियस अनीमिया। वेरी वेल डिफाइंड, बहुत बार पढ़ चुके हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इसमें। सो केडीटी का रेफरेंस है आपका ड्रग्स अफेक्टिंग ब्लड एंड ब्लड फॉर्मेशन, पेज नंबर 610। 7th एडिशन में जाके चेक कर लीजिए। अगर आपके पास कोई और एडिशन है तो उसमें भी ड्रग्स अफेक्टिंग ब्लड एंड ब्लड फॉर्मेशन वाले टॉपिक में जाइए एंड देन लुक फॉर दिस वन। तो परनीशियस अनीमिया, सी देखो यहाँ पे रहा आपका मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कॉज्ड बाय मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 एंड कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ HCl इन स्टमक एंड डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये रहा हमारा मेगालोब्लास्टिक अनीमिया ड्यू टू, ठीक है, परनीशियस अनीमिया क्यों हो रहा है यहाँ पे, इन पेशेंट्स जिनको क्या है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, एज सिंपल एज दैट। और इसकी वजह से फोलेट स्टोर, फोलेट का कंसंट्रेशन, फोलिक एसिड या फोलेट का कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाता है एंड दिस कॉजेज रिडक्शन इन द ओके फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन रिएक्शन, नॉट अ टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन रिएक्शन। तो अगर आपने केडी त्रिपाठी में स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करा था तो आपको 2 चीजें दिखती थी, एक हमारे आ जाते थे उसमें सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक, है ना, ये रहे सिंथेटिक एंड नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस, फेज 1 फेज 2 जिसको हम कहते हैं, फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस। और इसका राइट आंसर है हाइड्रोलिसिस, क्योंकि देखो इसमें अगर तुम देखते हो ग्लूकोरोनाइड, मेथाइलेशन एंड सल्फेट फॉर्मेशन, ये तीनों आपके आ जाते हैं सिंथेटिक रिएक्शन में। सी मिथाइलेशन, सल्फेट और कौन सा दिया गया था हमारा एग्जाम्पल, एक ग्लूकोरोनाइड, है ना।
और कौन सा नहीं है इसमें लिस्टेड? ऑब्वियसली यस, कहा गया ऑब्वियसली यस द हाइड्रोलिसिस वन, क्योंकि हाइड्रोलिसिस क्या होता है आपका नॉन सिंथेटिक में आता है। और आप इसका रेफरेंस देख सकते हो 7th एडिशन में जाके केडीटी में, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, पेज नंबर 23। तो गो जस्ट चेक इट आउट एंड वेरीफाई। तो अगेन जब नाइपर की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था हर बार आपके सारे क्वेश्चंस मोस्टली केडीटी से ही आते हैं, है ना। तो आपको लाइन बाय लाइन उसको पढ़ना है और जस्ट यहाँ पे वेरीफाई भी करते जाओ, तो कोई डाउट नहीं रहेगा कि हम एनडीए की आंसर शीट का वेट कर रहे हैं तब अपने मार्क्स डिसाइड करेंगे। अभी सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा ना, तो कुछ डिलेमा में मत रहना। चलो, शिक टेस्ट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है डिफ्थीरिया। इसका मैं केडीटी रेफरेंस नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन जो है पैथो से है। तो शिक टेस्ट किसके लिए यूज होता है कभी भी, ये बहुत ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब याद ही होना चाहिए कि शिक टेस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं, डिफ्थीरिया के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड नहीं है तो उससे पहले रिकमेंडेड फॉर पर्सन, किसी को अगर डाउट है तो उसको पहले वो चेक करा जाए शिक टेस्ट के लिए, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाता है अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज फैसिलिटेटेड बाय। तो विटामिन अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 किससे फैसिलिटेट होगा, ग्लाइकोप्रोटीन। क्यों? अब देखो मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया था IF मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर का काफी मेजर रोल होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। और IF क्या होता है, IF एक प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस ऑन माई ओन, यू हैव अ प्रॉपर रेफरेंस टू दिस। अगर आप KD3 त्रिपाठी देखते हैं 7th एडिशन हिमैटिनिक्स एंड इराइथ्रोपोइटिन पेज नंबर 607 पे जाते हैं, तो हियर यू कैन डायरेक्टली सी इंट्रिंसिक फैक्टर इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। और हम सबको पता है अगर मैं ग्लाइकोप्रोटीन वर्ड हटा भी दूं तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए IF यूज होता है। बस एक फैक्टर यहाँ पे ये याद करना है कि IF इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट मेंट फॉर सिस्टमैटिक यूज, ठीक है, या फिर सिस्टमिक यूज। तो सिस्टमिक आपको पता होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, जब हम बात कर रहे होते हैं ब्लड की सर्कुलेशन की। तो चलिए इसका राइट आंसर मैं दिखा देती हूँ। आपका ड्रग पहले मैं बताती हूँ, नियोमाइसिन है और इसका रेफरेंस मैं दिखा देती हूँ क्यों है, क्योंकि ये नियोमाइसिन हाईली टॉक्सिक है, नॉट यूज सिस्टमैटिकली या सिस्टमिकली मतलब हम उसको ब्लड में इंजेक्ट नहीं करते हैं, है ना, या तो देखो टॉपिकली दे रहे हैं या ओरली दे रहे हैं। और ये क्वेश्चन आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट ऑन माय ओन, ये आपका KD त्रिपाठी का 7th एडिशन का माइक्रोबियल ड्रग्स में पेज नंबर 750 पे जाओगे तो ये एग्जैक्ट सेम पैराग्राफ वहां पे मिल जाएगा आपको कि नियोमाइसिन कैसा है, इट इज अ ड्रग विच इज शुड नॉट बी गिवन सिस्टमिकली, क्योंकि कैसा होता है ये, टॉक्सिक होता है ये ड्रग, कैसा होता है, टॉक्सिक होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायोकेमिकल ऑब्जर्वेशन इन केस ऑफ ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। अगर ग्रेव्स डिजीज पढ़ा था कभी भी HAP में, आपने एंडोक्राइन में पढ़ा होगा 2nd सेमेस्टर में, तो एक चीज पढ़ी होगी कि ग्रेव्स डिजीज आपका क्या होता है, हाइपर थायरॉइडिज्म की वजह से होता है, जिसमें क्या होता है T3 T4 के लेवल्स बढ़ जाते हैं ऑब्वियसली। तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन फॉर दैट और वो है हमारा लास्ट वाला ऑप्शन, ऐसे ही ठीक हो जाता है। फिर भी मैं आपको रेफरेंस बता देती हूँ, KDT में भी इसका रेफरेंस है आपका थायराइड हार्मोन्स एंड थायराइड इनिबिटर्स पेज 255 पे जाएंगे तो ये लिखा है हाइपर थायरॉइडिज्म के बारे में, और यहाँ पे लिखा है आपका क्या हो रहा है, ग्रेव्स डिजीज। हाइपर थायरॉइडिज्म की वजह से क्या हो रहा है, ग्रेव्स डिजीज, जिसमें क्या होता है T3 T4 के लेवल्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। तो काफी सिमिलर क्वेश्चन आपका दिया गया था इन योर फर्स्ट शिफ्ट ऑल्सो, कि ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, 1st, 2nd, 3rd, 4th जनरेशन ड्रग्स की बात करी गई है। तो लेट्स लुक इनटू द आंसर्स। आपका कौन सा पूछा गया है इसमें, 3rd जनरेशन। तो 3rd जनरेशन है हमारा सेफोटैक्सीन, और सेफोटैक्सीन ये आप देखोगे किस में दिया गया है, KD त्रिपाठी 7th एडिशन में एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स पेज नंबर 726। तो आप डायरेक्टली उसमें जाके देख सकते हैं। सेफोटैक्सीन कैसा है हमारा, 3rd जनरेशन। बाकी सेफाजोलिन 1st जनरेशन है, सेफिरोक्सीन 2nd जनरेशन है, और सेफिपीम कैसा है, 4th जनरेशन सिफेलोस। सब सिफेलोस्पोरिन्स है लेकिन पूछा इन्होंने 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन कौन सा है, तो वी हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट दैट। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर याद था तो आंसर हो जाएगा, नहीं तो तुक्का अगर था तो फिर कंट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिवेटेड G प्रोटीन गेटेड कैल्शियम चैनल। ओके,
तो यहाँ पे पूछ रहा है जी प्रोटीन गेटेड कैल्शियम चैनल रिजल्टिंग इन मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन। तो देखो इसमें कई सारी चीजें हैं, इसको ना एक्चुअली आपको उसके 2-3 रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे। तो अगर मैं ये डायग्राम बना देती हूँ तो याद होगा ये डीपोलराइजेशन होता था, ये रीपोलराइजेशन होता था, और ये हाइपर पोलराइजेशन है ना। अगर ये हमारा पोटेंशियल था तो ये नीचे जा रहा था हमारा हाइपर पोलराइजेशन, राइट। तो हाइपर पोलराइजेशन और जैसे यहाँ पे लिखा भी है मेक्स इट मोर नेगेटिव, इसके लिए एक मैं अपना वीडियो भी अटैच कर दूंगी, अगर आपको पूरा प्रोसेस समझना है यू कैन लुक इनटू माय वीडियोस आल्सो। तो उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है कि डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन किस में कितना पोटेंशियल रहता है, कितना चार्ज रहता है, खैर दैट इज अनदर स्टोरी। तो ये कह रहा है कि रिजल्टिंग इन मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन। तो पहले तो मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ, अल्फा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड वाई। क्यों है अल्फा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर? ये कह रहा है जीपीसीआर का कैल्शियम चैनल गेटेड को एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो कैल्शियम चैनल को टारगेट करके हाइपर पोलराइजेशन कर रहा है? तो लेट्स लुक हियर। तो अगर मैं ये देखती हूँ, ये रहा कैल्शियम चैनल, ठीक है, कैल्शियम चैनल टारगेट हो रहा है, और क्या बोल रहे हैं ये हाइपर पोलराइजेशन। तो ये रहा हमारा अल्फा टू एड्रेनर्जिक, ठीक है। ये किसको टारगेट कर रहा है? जीआई जीओ, और जीओ क्या कॉज करता है? कैल्शियम चैनल। अब बता दो इनमें से कोई भी और ऐसा है बीटा 1, बीटा 2 या अल्फा 1 जो जीओ को टारगेट कर रहा हो? जीओ को कौन कर रहा है? मस्कारिनिक, डोपामीन, अल्फा 2, गाबा, सेरोटोनिन, है ना। ना ही इसमें अल्फा 1 है, ना ही इसमें बीटा 1 है, ना ही इसमें बीटा 2 है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? तो 2 रेफरेंसेज हैं इसमें। इसी पेज नंबर पे अगर आप जाएंगे केटी त्रिपाठी में जनरल फार्माकोलॉजी में 7th एडिशन पे पेज नंबर 46, तो आपको ये दोनों चीजें दिख जाएंगी, और इन दोनों, अगर ये दोनों याद था तो ये आंसर करेक्ट हुआ होगा। ओके, चलिए, हाँ थोड़ा सा दो दो चीजें इसमें प्रॉपर याद करने की जरूरत थी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम। देखो ये डाउट मत करना कि मैम जीएस में भी तो कैल्शियम चैनल का रोल है, लेकिन ये कैल्शियम चैनल को क्या कर रहा है? ओपन कर रहा है। हमें किसकी बात करनी है? कैल्शियम चैनल के इनहिबिशन की, तभी तो हाइपर पोलराइजेशन होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन। तो ये वही डायग्राम है जिसकी बात मैं आपसे कर रही थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस इनहिबिटर? जस्ट वेट अ मिनट। ओके, so which of the following is not an ACE inhibitor? Captopril, lisinopril, verapamil and trandolapril। तो इसका राइट आंसर है verapamil। और इनमें से कौन सा ACE इनिबिटर नहीं है, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम इनिबिटर नहीं है? अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको क्लासिफिकेशन याद था तो ये बात बहुत अच्छे से याद आ जाएगी। इसका राइट आंसर है verapamil। ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन verapamil का। सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज नॉट एन एस इनिबिटर, सॉरी। तो कैसा है विरापमिल हमारा? क्योंकि विरापमिल क्या है हमारा? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। एस इनिबिटर में बाकी सारे ड्रग्स आ जाएंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच इज अ प्रोटीन मार्कर विच कैन बी डिटेक्टेड विद इन 3 आवर्स ऑफ AKI, मतलब एक्यूट इस्चेमिक किडनी इंजरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटेक्टेड विद इन 3 आवर्स? तो पहले 3 घंटे में इनमें से कौन सा डिटेक्ट हो जाता है एक्यूट किडनी इंजरी का में? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इसका राइट आंसर एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोसामिनिडेस, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्यों है? अगेन आई विल प्रोवाइड यू विद अ रेफरेंस फ्रॉम योर ओन बुक। चलो लेट्स मूव ऑन टू दैट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो ये रहा हमारा ये रहा इसका आंसर कि एन एसिटाइल बी ग्लूकोसामीन जो है, जिसको नैग भी बोलते हैं, एंड दिस इज नॉट दैट नैग फ्रॉम योर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंटीबायोटिक्स या उसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो वहां से नहीं है ये। तो AKI जब होता है तो ये रिलीज होता है, इट कैन बी डिटेक्टेबल इन पीपल। तो ये हमारा डायग्नोस्टिक मार्कर, अगर तुम देख रहे हो तो डायग्नोस्टिक मार्कर में यहाँ पे नैग लिखा है, डायग्नोसिस करी जा सकती है। और कोई भी इनमें से ऑप्शन ऐसा नहीं है जो आपका दिया गया था विच मैचेस दिस, ठीक है। दिस इज द ओनली ऑप्शन। ये सिर्फ नेम कंफ्यूज करने के लिए पहले 2 सिमिलर ऑप्शंस दिए गए हैं ना। लेट्स कम डाउन टू द नेक्स्ट वन, विच इज अ चीलेट। ओके, तो चीलेट क्या होता है इसमें अगर हम बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर, एंड अगेन इट इज मेंशन्ड इन योर वेरी ओन बुक। हीमोग्लोबिन चीलेट होता है। चीलेट सी 2 और मोर चीलेट्स, पहली बात तो होते क्या है? चीलेट्स आर मल्टीडेंटेट लिगेंड्स विच कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल मेटल आयन, और ये हमारे हीमोग्लोबिन की चेन्स हैं।
ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ये रहा सेंट्रल मेटल आयन, कौन है इसमें, आयरन, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंडिंग कर रहे हैं, तो दैट इज वाई दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैकेनिज्म, सेलेक्ट इट। ओके, तो करेक्ट मैकेनिज्म कौन सा है, तो methotrexate इनिबिट माइक्रोट्यूब्यूलर डैमेज, ये ठीक लग रहा है, डीएनए सिंथेसिस नहीं नहीं नहीं, तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मिथोट्रेक्सेट क्या करता है, एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स को इनिबिट कर, एंटी मेटाबोलाइट ड्रग होता है और इनिबिट करता है प्यूरिन सिंथेसिस। विंका एल्केलॉइड्स माइक्रोट्यूब्यूलर डैमेज कॉज कर रहे हैं, ब्लियोमाइसिन इनिबिट करता है डीएनए सिंथेसिस, 5-फ्लोरोयूरिसिल इनिबिट करता है 2-डीऑक्सीथाइमिडाइलेट। आई एम नॉट सेइंग दिस ऑन माई ओन, दिस इज द प्रूफ ऑफ योर बुक। ये रहा आपका एंटी मेटाबोलाइट, हो गया पहला वाला पॉइंट प्रूफ। 5-फ्लोरोसिस्टीन क्या है हमारा, एंटी मेटाबोलाइट। विंका एल्केलॉइड्स क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट होता है, हो गए दोनों पॉइंट्स प्रूफ। सी, मिथोट्रेक्सेट क्या है, एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है, विंका एल्केलॉइड माइक्रोट्यूब्यूल डैमेज कॉज करता है। अब नेक्स्ट दो पे आते हैं, ब्लियोमाइसिन डीएनए सिंथेसिस को इनिबिट कर रहा है, ब्लियोमाइसिन इनिबिट कर रहा है, इसमें डायरेक्टली नहीं लिखा है डीएनए सिंथेसिस को इनिबिट कर रहा है, इसमें लिखा है इट इंटरकैलेट्स बिटवीन द डीएनए स्ट्रैंड्स कॉजिंग चेन सिजन एंड इनिबिट रिपेयर, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या करेगा, जब डीएनए रिपेयर नहीं हो रहा है तो डीएनए सिंथेसिस को ये इस प्रोसेस को ही ये सप्रेस कर रहा है, इनिबिट कर रहा है, टारगेट कर रहा है। और लास्ट आ जाता है 5-फ्लोरोयूरिसिल इनिबिट 2-डीऑक्सीथाइमिडाइलेट, तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। तो अगेन ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, प्रोटीज इनिबिटर, जो सेकंड ऑप्शन है आपका प्रोटीज इनिबिटर इंडनाविर, दिस इज द राइट आंसर। और कैसे, अगर हम जाते हैं क्लासिफिकेशन में केडी त्रिपाठी 7th एडिशन में, तो पेज नंबर 798 में आपको देखेगा इंडनाविर, ये जो हाईलाइटेड क्लासिफिकेशन है, ये ड्रग है आपकी कैसी है, प्रोटीएस इनिबिटर। तो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, तो इनमें से करेक्ट क्या है, एज इजी एज दैट, सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल में कौन कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, तो एल टाइप, टी टाइप, एन टाइप, आर टाइप, ये सही है, पर जो ड्रग्स मैच करे गए हैं ये परफेक्ट नहीं है। तो कौन सा परफेक्ट है इसमें, फर्स्ट वाला एल टाइप निफिडिपिन, ये तो सबको याद होगा कि हाँ ये, अगर मतलब ये भी डाउट था कि बाकी में से कौन है, तो पहला वाला तो याद ही होगा कि निफिडिपिन आपका एल टाइप कैल्शियम चैनल को टारगेट करता है। ये आपका रेफरेंस है केडी त्रिपाठी का पेज नंबर 546। और करेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो निफिडिपिन एल टाइप होता है, विरापेमिल भी एल टाइप से बाइंड करता है, और माइबिफ्रिडिल टी टाइप एंड डिल्टियाजम एल टाइप। अगर आप इस पेज नंबर पे जाएंगी तो आपको एग्जैक्टली ये सारे कैल्शियम चैनल्स अपने अपने ड्रग के साथ लिखा हुआ है उसके सामने कि इस चैनल पे ये वाला ड्रग एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं वैल्प्रोइड एंड कार्बामेजेपिन। ओके, तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, सिमिलर क्वेश्चन वाज देयर इन द फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन आल्सो। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला। अगेन ये आपके क्लासिफिकेशन से डायरेक्टली दिया गया है, जो फर्स्ट चॉइस ड्रग है आपकी वो वैल्प्रोइड एंड कार्बामेजेपिन है, राइट। तो दोनों केसेस में पार्शियल एंड टोनिक क्लोनिक सीजर दोनों में यूज होता है वैल्प्रोइड एंड कार्बामेजेपिन। हियर इज द रेफरेंस, ये आपका फर्स्ट चॉइस ड्रग फिनाइटोइन भी होता है, और सेकंड चॉइस में आपका गाबापेंटिन भी, लैमोट्रेजीन, ये ड्रग्स भी आते हैं। तो केडी त्रिपाठी 7th एडिशन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पेज नंबर 421, गो चेक दिस आउट, डोंट वेट फॉर द आंसर की बिकॉज दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल साइकिल फेजेस हैव द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। तो अगर सेल साइकिल पड़ी होगी तो ये याद था ऐसे G1, G2, G, तो सबसे छोटा फेज उसमें कौन सा आता था, एम फेज। सी, ये रहा एम फेज, ठीक है, G1 फेज, G2 फेज, S फेज। सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन किसका है, एम फेज का। G1, G2, S याद है ना, ग्रोथ फेज, ग्रोथ 1, ग्रोथ 2, सिंथेटिक फेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, पिनवर्म, थ्रेडवर्म, फाइलेरिया। तो ठीक है, इसमें सिर्फ ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको वो याद था कि उस वर्म का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, देन यू नो द आंसर। तो ये सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं इसमें, तो थर्ड वन इज द राइट आंसर, A, B, C, D ऑल आर करेक्ट, ठीक है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन आपकी केटीटी से नहीं है, पैथोलॉजी का क्वेश्चन है, माइक्रो का क्वेश्चन है, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, आउट ऑफ द 4 ओनली 1 इज करेक्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट देख लेते हैं इसमें से।
M1 एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर आर कन्फर्म टू ब्रेन। ओके, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपका, मैं भी आपको रेफरेंस भी दिखाती हूँ, ये पूरा पूरा क्वेश्चन आपका केडीटी से है। उसमें हर एक मस्कारेनिक रिसेप्टर्स के बारे में जब आप पढ़ रहे थे ना, मस्कारेनिक, तो मस्कारेनिक रिसेप्टर में उसके टाइप्स दिए थे, है ना, M1 M2 M3 M4। तो अगर याद हो तो M1 M2 M3 के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया है, M4 M5 के बारे में बहुत शॉर्ट सा लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, M1 कन्फर्म टू न्यूरल, M2 होता है कार्डियक, M3 होता है ग्लैंडुलर रिसेप्टर, M4 होते हैं ब्रेन रिसेप्टर्स। आई विल गिव यू द एग्जैक्ट रेफरेंस फॉर द पेज नंबर। चलिए ये देख लो, पेज नंबर अगर आप जाएंगे, ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेज नंबर 102, केटी त्रिपाठी 7th एडिशन। ठीक है, सारी चीज़ों का रेफरेंसेस क्रॉस चेक कर लेना, कुछ भी गलत नहीं है। तो M1 जो आपका ड्रग है, M1 में लिखा है सेंट्रल न्यूरॉन्स, राइट और रॉन्ग देखो, M1 न्यूरोनल, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, M2 कार्डियक है कि नहीं, कार्डियक दिख रहा है, कार्डियक रिसेप्टर, कार्डियक, ये पूरी पूरी बुक की लाइन्स है। M3 कह रहा है एसिटाइल कोलिना ग्लैंडुलर रिसेप्टर्स, ये रहे ग्लैंडुलर, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्लैंडुलर। और लास्ट कहता है M4R ब्रेन रिसेप्टर्स, ये रहे M4 ब्रेन रिसेप्टर्स, और M5 नहीं दिया है पर फैसिलिटेट डोपामिन रिलीज। तो सारे क्वेश्चंस मिल गए, सारे ऑप्शंस मिल गए करेक्ट। तो आई अगेन डोंट बिलीव एनीबडी, बिलीव योर स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, which of the following anti-rheumatoid drug is contraindicated in patients with hepatic and renal impairment? तो इसका राइट आंसर है आपका मीथोट्रेक्सेट। ओके, अगर हम इसमें देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद हिपैटिक एंड रीनल इम्पेयरमेंट, तो इसका राइट आंसर है मीथोट्रेक्सेट। और क्यों है इसका राइट आंसर, अगेन हमारे बुक में एग्जैक्टली अच्छा हाँ, थोड़ा सा इसमें ये है कि हिपैटिक का तो डायरेक्ट रेफरेंस है, रीनल इम्पेयरमेंट का उन्होंने थोड़ा सा इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया है, पर लेट्स लुक इनटू दैट। क्योंकि अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ ना कि आंख बंद करके भी इसका आंसर लगाना है, तो मीथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी की इतनी बातें कही गई हैं केटी त्रिपाठी में, इतनी ज्यादा डिस्कशन हुआ है, तो अगर टॉक्सिसिटी कहीं पे भी दिख रही है तो सबसे पहले समझ में आता है हाँ मीथोट्रेक्सेट इसका आंसर होगा। आई गिव यू बोथ द रेफरेंसेस। देखो एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स में जाओगे पेज नंबर 211, वहां पे भी मीथोट्रेक्सेट की बात हुई है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होता है हमारा, और ये लिवर डैमेज कॉज करता है। लिवर क्या होता है, हिपैटिक, राइट, दिस इज व्हाट, हिपैटिक। और सेकंड लिखा हुआ है कीमोथेरेपी, न्यूप्लास्टिक एजेंट्स में जाएंगे तो पेज नंबर 862 में अगर जाते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनहांसेस टॉक्सिसिटी बाय डिक्रीजिंग इट्स रीनल ट्यूब्यूलर फ्लो, ठीक है। चलिए, पर ये एस्पिरिन के साथ ड्रग इंटरेक्शन में दिया गया था, स्टिल वी नो कि हाँ ये कहीं ना कहीं यूरिन को टारगेट करता है, ठीक है, या रीनल फ्लो को टारगेट करता है। तो वी नो दोनों चीजें इसमें आ गई हमारे रेफरेंस में, रीनल एंड हिपैटिक डैमेज। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफियर विद द रिलीज ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन बाय द न्यूरॉन्स ऑफ ANS। तो इनमें से कौन सा है जो इंटरफेयर करता है कोलिनर्जिक ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन के रिलीज के साथ? तो इसका राइट आंसर है बॉट्यूलिनम टॉक्सिन, फोर्थ वन। तो आई विल गिव यू द रीजन फॉर दैट, क्या है हमारा आंसर और क्यों है हमारा आंसर। ड्रग्स, देखो ड्रग्स विच इनिबिट सिंथेसिस, इनिबिट सिंथेसिस, हेमोक्लोनियम क्यों नहीं होगा? अगर आप बोलेंगे कि मैम थर्ड वाला भी तो हो सकता है, इनिबिट द सिंथेसिस। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विच इंटरफेयर विद द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाय द न्यूरॉन्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ड्रग्स विच इनिबिट द सिंथेसिस नहीं, रिलीज की बात हो रही है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे रिलीज ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो ड्रग्स विच रिलीज एसिटाइलकोलिन, इनिबिट की बात नहीं हो रही, इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ, अगर होता क्वेश्चन ड्रग्स विच इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन तब आप लिखते हेमिकोलिनियम, राइट, पर यहाँ बोल रहे ड्रग विच रिलीज द, ये एसिटाइलकोलिन की रिलीज से रिलेटेड बात हो रही है, तो क्या कौन सा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, बॉट्यूलिनम टॉक्सिन, राइट, ठीक है। तो कौन इंटरफेयर कर रहा है रिलीज के साथ, एसिटाइलकोलिन। मतलब देखो इसमें क्लियर बोलती हूँ, अगर मैं बोलूँ कि एसिटाइलकोलिन का मैं फॉर्मेशन ही नहीं होने दे रही हूँ तो कौन सी ड्रग है, हेमिकोलिनियम। अगर मैं बोल रही हूँ एसिटाइलकोलिन फॉर्म तो हो गया पर मैं रिलीज नहीं होने दे रही हूँ, तो क्या आंसर है इसका, बॉट्यूलिनम टॉक्सिन। तो दोनों में बहुत जरा सा डिफरेंस है, एक ड्रग एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस ही नहीं होने दे रहा, दूसरा सिंथेसिस तो होने दे रहा है पर उसके रिलीज को रोक रहा है, वो कौन सा है, बॉट्यूलिनम टॉक्सिन। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे दो ऑप्शंस में काफी कंपटीशन था, सी और डी, पर डी क्यों राइट आंसर है ना। कुछ लोगों का मैम सी होगा, पर वाई डी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिलीज, और डायरेक्टली आपके बुक से दिया है,
अगर आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देखते हो तो पेज नंबर 121 में आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा. गो चेक दिस आउट एंड वेरीफाई. चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एल्कोहल एनालॉगस दैट हैज वीक विसरल एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी बट इज अ स्ट्रॉन्ग निकोटिनोलिटिक ड्रग. ठीक है, तो निकोटीन की लिसिस कर रहा है बेसिकली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एल्कोहल एनालॉगस दैट हैज वीक विसरल एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी. तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट वाला बाइपेरिडिन एंड वाई. तो ये रहा हमारा आंसर. तो एग्जैक्टली लिखा हुआ है पेज नंबर 426 पे. अगर आप देखेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो बाइपेरिडिन इज द राइट आंसर हियर. समझ में आ गया क्या है हमारा एंटीकोलिनर्जिक. नेक्स्ट आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्यूलर. तो अगेन ये आपका माइक्रो का क्वेश्चन है. वायरस इज द ए सेल्यूलर. चलो नेक्स्ट आ जाते हैं. द बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट प्रोप्रानोलॉल इज प्रिस्क्राइब टू अराउंड 50% ऑफ मेनियाक पेशेंट्स रिसीविंग लिथियम. तो देखो ये बात तो हमें पता है कि लिथियम किसको देते हैं. आप मेनियाक पेशेंट्स को लिथियम एडमिनिस्टर कर रहे हैं टू मिटिगेट विच ऑफ द साइड इफेक्ट. मिटिगेट का मतलब होता है सप्रेस करना. तो अगर वर्ड्स भी थोड़े से ऐसे दिए हैं, मिटिगेट मतलब सप्रेस करना, डिक्रीज करना. तो लिथियम अगर आप जिन पेशेंट्स को दे रहे हैं और उनमें कुछ साइड इफेक्ट्स कॉज हो रहे हैं, तो कौन से साइड इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए आप बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट प्रोप्रानोलॉल देते हैं. तो इसका राइट आंसर है ट्रिमर्स एंड आई विल टेल यू व्हाई. सी, तो ये रहे हमारे दो रेफरेंसेस को लेके चलना है इसमें. पेज नंबर 449, पेज नंबर 467. तो एंटी डिप्रेसेंट एंजाइटी और एंटी साइकोटिक दोनों में देखिएगा. तो यहाँ लिखा है न्यूरोलेप्टिक्स इंक्लूडिंग हैलोपेरिडोल हैव बीन फ्रीक्वेंटली यूज्ड अलोंग विद लिथियम विदाउट प्रॉब्लम. हाउएवर द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू ड्रग्स मार्क ट्रिमर एंड रिजिडिटी. ठीक है, ट्रिमर एंड रिजिडिटी दिख रही है. यहाँ पे क्या लिखा है? बीटा ब्लॉकर हेल्प एंग्शियस मतलब जिनमें एंजाइटी है, एंजाइटी जिन पेशेंट्स में है उनको दिया जाता है क्या डिक्रीज करने के लिए? ट्रिमर, गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल हरिंग, पैल्पिटेशन, राइज इन बीपी, शेकिंग. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ दिया गया था? ट्रिमर्स. राइट, मिल गया हमें राइट आंसर. और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिनको कंट्रोल करने के लिए ये ड्रग इसके साथ दिया जा रहा है. गॉट द राइट आंसर. ठीक है, तो यहाँ साफ साफ लिखा गया कि जिन पेशेंट्स को एंजाइटी होती है तो हम लिथियम के साथ एडमिनिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि बीटा ब्लॉकर का एक रिस्पॉन्स है कि वो ट्रिमर्स को भी सप्रेस करेगा. चलिए, पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड इन क्लियरेंस टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू मेजर. तो इसका राइट आंसर है रीनल ब्लड फ्लो. अगेन जस्ट अ मेमोरी क्वेश्चन. ये तो ऐसे ही याद होगा कि पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड, पैरा अमीनो उतने कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ, हिप्यूरिक एसिड मतलब रीनल ब्लड फ्लो. चलिए नेक्स्ट आ जाता है रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस इन अ सेल अकरिंग थ्रू मीडिएशन ऑफ फेजेस इज कॉल्ड एज. तो इसका राइट आंसर है ट्रांसडक्शन. ट्रांसफेक्शन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, बैक्टीरियोफेजेस में पढ़े थे ये सारे प्रोसेसेस. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ट्रांसडक्शन. यहाँ पे देख लीजिए एक बार, अकरिंग थ्रू द मीडिएशन ऑफ फेजेस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस. तो कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसडक्शन कैसे हो रहा है एक बैक्टीरियल होस्ट से दूसरे, ऑल दैट. और ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, जस्ट लुक इनटू दैट एंड हेंस आई जस्टिफाई दैट आंसर. नेक्स्ट आ जाओ. हाँ, ये केडीटी से नहीं है इसलिए मैंने उसका रेफरेंस नहीं दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विद कॉलम 2. तो इसका आंसर है हमारा वाइब्रेशन स्केलेटल मसल. ओके, ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर है. अगेन इसका केटी त्रिपाठी का कोई रेफरेंस है नहीं, तो वन मैच एक्चुअली इसका कुछ होगा, वन मैच होगा ई से आपका. बाकी सारी चीजें इसमें दिस कैन बी पुश्ड आउट, इसको हम रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड मैच हो जाएगा आपका डी से, थर्ड मैच हो जाएगा आपका सी से, एंड फोर्थ मैच हो जाएगा हमारा बी से. तो ये हमारा ऑप्शंस को करेक्ट कर लीजिएगा. राइट आंसर है 1E 2D 3C एंड 4B. 1E 2D 3C एंड 4B. तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है. HAP का क्वेश्चन है. नेक्स्ट आ जाते हैं. डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम फाउंड इन हर्ज डिजीज इज. तो इसका राइट आंसर है लिवर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस. ठीक है,
सो आई होप अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं शिफ्ट 2 के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के आंसर्स करेक्ट होंगे। आई होप फॉर अ गुड रिजल्ट, और होपफुली आप सब लोग आगे नाइपर में भी अपियर कर सकें। तो अगर नाइपर के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस एक बार देख कर जाइएगा, और इसीलिए मैंने ये केटी त्रिपाठी का रेफरेंस दिया है ताकि आप जाकर एक बार उनको क्रॉस वेरीफाई करो, और जहां पे क्वेश्चन पूछा है ना उसके अराउंड का सारा सिलेबस एक बार रिवाइज करके देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस अगर इसमें आए हैं तो मोस्ट लाइकली आपके नाइपर में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये टॉपिक उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, राइट। So do like, share and subscribe to Learn Medicine by Dr. Nikita. I am Dr. Nikita Saraswat signing off for today. And जो भी और lectures आपको लगते हो कि हम डिस्कस कर सकते हैं, please surely drop those topics in the comment section. Thank you everyone.